नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम गति पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के कद्दावर नेता जमकर रैलियों में जुटे हैं। इनमें तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में भीड़ को लेकर सुर्खियों में आ रहे हैं। आरजेडी की रैलियों में तेजस्वी की मांग इस कदर है कि बुधवार को उन्होंने ताबड़तोड़ 12 रैलियां की। बिहार के जहानाबाद में आज की इस रैली को देखिए। तेजस्वी की अपनी रैलियों में इस भीड़ को देख खास उत्साहित हैं और अपने भाषणों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश कुमार के दौर में लोगों को रोजगार नहीं मिला, कारखाने नहीं लगे, शिक्षा चौपट हो गई। नीतीश ना अपराध रोक पाए, ना बेरोजगारी ही दूर कर पाए। तेजस्वी लगातार 10 लाख नौकरियां देने का नीतीश कुमार के वायदे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो तेजस्वी ने कहा कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, इस पर नीतीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं और कोई पीछे नहीं रहा। ये सुनते हैं दोनों नेताओं को। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कौन देगा? ये सुशील मोदी जी जवाब दे। बात ये है कि बेरोजगारी पे ये नहीं बात करना चाहते, गरीबी पे, भूखमरी पे, पलायन पे, मजदूर किसान पे नहीं बात करना चाहते। लेकिन मोदी जी का कहना है कि अगर आपकी बातों को माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते, स्कूलों में क्लर्क, इंजीनियर, सिपाही, पुलिसमैन। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 दौर में मतदान होगा। 28 अक्टूबर को पहले दौर का मतदान होना है, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे दौर का मतदान। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो बीजेपी ने अपना पूरा जोर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से जिताने पर लगा दिया है। बीजेपी कह चुकी है कि नतीजे में बीजेपी की सीटें भले ही जेडीयू से ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार ने आज 4 जगहों पर रैलियां की, लेकिन सारण जिले में हुई रैली में नीतीश कुमार आरजेडी नेता लालू यादव जिंदाबाद के नारों को सुन अपना एक तरह से आपा खोते हुए दिखे। आइए सुनते नीतीश जी को। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। तो प्रधानमंत्री अभी बिहार के चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। वो 12 रैलियां को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 15 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण के मतदान से पहले 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को यानी आज बेतिया और मोतिहारी के पीपरा में रैलियां की। जेपी नड्डा ने बेतिया की अपनी रैली में कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी रैलियों के पोस्टर्स में अपने पिता लालू यादव की तस्वीरें लगाने से बच रहे हैं। नड्डा का कहना है कि तेजस्वी जानते हैं कि लालू यादव की तस्वीर लगने से बिहार के लोगों को लालटेन का दौर याद आ जाएगा, लेकिन तेजस्वी भी राजनीति के गुर तेजी से सीख रहे हैं। जवाब देने में वो भी पीछे नहीं रहे। आइए सुनते हैं दो नेताओं को। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा।
जी ने कहा है कि आपने अपने पिता का, नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव है कि आपने अपने पिताजी को अपने पोस्टर से गायब कर दिया। अब देखिए, लेकिन बिहार के लोगों के दिल में तो लालू जी हैं, मोदी जी का कौन सा असर है। तो इस बीच बिहार में एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही एलजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनके घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार दोबारा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार हार जाएगा। तेजस्वी भी नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उधर कांग्रेस ने भी महागठबंधन से अलग अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है। बिहार चुनावों के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान जिस बात की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ रही हैं वो कोरोना से जुड़े मानदंड हैं। ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मास्क पहनने की कोई खास चिंता किसी को दिखाई दे रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना के मामले में जरा सी ढिलाई काफी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन लगता नहीं कि बिहार की चुनावी सरगर्मियों के बीच किसी को इस बात की कोई चिंता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि चुनाव आयोग चाहे तो कोरोना मानदंडों को तोड़ने की वजह से रैलियों पर पाबंदी भी लगा सकता है, और अगर ऐसा करने से अनुशासन आता है तो चुनाव आयोग को ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या बिहार सिविलाइज नहीं हो सकता? ये सिविलाइज नहीं है, ये कोई जंगल राज है वहां पे कि बिहार बिल्कुल दुनिया से अलग है। अगर ये एक रैली में भीड़ नहीं है मैनेज हो पा रही तो रैली को ही टोटल बैन कर दीजिए, क्योंकि वो सब पे लागू होगी, हर पार्टी पे। तो जो भी कानून कितना भी सख्त हो, अगर सब पे लागू होता है तो वो फेयर हो जाता है। इस बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों में कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होते देखकर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है और इस बारे में अपने निर्देशों की याद दिलाई है। तो चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करते दिखे तो वो आपदा प्रबंधन कानून के तहत उचित कार्रवाई करें। और इस बीच बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए सभी पार्टियों के जिन 1066 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं उनमें से 1064 के पर्चों की एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने जांच की है। इनमें से निकलकर सामने आया कि करीब 23% उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या की कोशिश और बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार ऐसे उतारे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। इसके बाद एलजेपी ने 20, बीजेपी ने 13, जेडीयू ने 10 और कांग्रेस ने 9 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो बहरहाल हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान आपको बता दें जुड़ रहे हैं प्राइम टाइम में। अजय आलोक प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक संघ विचारक हमारे साथ हैं और नवीन उपाध्याय राजनीतिक संपादक द पायनियर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अगर नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं, आज सबसे ज्यादा जो तस्वीरें छाई रही स्क्रीन पर वो थी तेजस्वी यादव की रैलियों की और जिस तरह से भीड़ जुट रही है। आप लोग बहुत उत्साहित होंगे, लेकिन ये भी ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं। देखिए, जो बिहार में दृश्य मिल रही है वह यह बता रहा है कि वो चाहे अमित शाह है चाहे नरेंद्र मोदी है, बिहार की इच्छा यही है और इच्छा ये है कि अब परिवर्तन हो। और परिवर्तन के मुख्य कारण ये है कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए के चेहरे हैं, जो बीजेपी के भी चेहरे हैं, बीजेपी अपनी चेहरा कोई बना नहीं पाई, इसी चेहरे के सहारे वो पिछले 3 दशक से राजनीति कर रही है। तो वैसे स्थिति में जब बिहार सबसे पिछड़ा है आज के डेट में, सबसे गरीब वहां पे हैं, सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार वहां पे हैं, तो तेजस्वी ने एक संभावना दिखा है और वो संभावना उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात करके की है और वह नौकरी कैसे दे सकते हैं और उन रिक्तियों की चर्चा करते हुए वह पॉलिटिकल विल दिखाए हैं। इसीलिए बिहार की जनता और बिहार के खासकर युवा वर्ग जो है उनसे जुड़ रहे हैं और वही दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दृश्य वहां के राजनीतिक विमर्श को आज के डेट में प्रभावित कर रही है और मुझे लगता है कि यह परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा सूचक है और संकेत है। और इसके अजय आलोक जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियों की जो बात कही है तेजस्वी यादव ने, वो पूरा जो विमर्श है चुनावों का या एक तरह से कहें कि जो एजेंडा है चुनावों का तेजस्वी यादव सेट कर रहे हैं और खास तौर से 10 लाख नौकरियों की बात कर उन्होंने ये दिखाया है। विधि जी,
आपका एनडीटीवी चैनल नया आदमी खरीदेगा और उसको इंटरनेशनल चैनल बना देगा और CNN IBN के बराबर हो जाएगा, CNN इंटरनेशनल हो जाएगा। ये सपना दिखाया जाएगा, सब लोग आपको मान जाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनने में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपके चैनल के इतिहास की पता की जाएगी ना, तो पता चलेगा कि नौकरी देने के चक्कर में कितनों की जमीन। बिहार चुनावों की बात कर रही हूँ मैं, बिहार चुनाव पे ही आ रहा हूँ, उसको उसी तरह ये 10 लाख नौकरियां हैं। लेकिन बिहार के लोग जरा इनका इतिहास जानते हैं ना, कि नौकरियों के बदले जमीन कैसे लिखवाई गई है। चाहे वो मंगरू यादव की जमीन हो, चाहे वो ललन चौधरी की जमीन हो, चाहे वो कांति सिंह की जमीन हो, चाहे मोहम्मद शमीम की जमीन हो, चाहे राकेश रंजन की जमीन हो, जो CBI के कोर्ट में बकायदा एफिडेविट के साथ दस्तावेज जुड़त हो। और ये 10 लाख की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए निधि जी, आपका डिबेट सत्यानाश हो जाएगा, ये बीच में बोलेंगे। नहीं, आप ऐसे इतना वो मत होइए, आप इनको बोलिए, बीच में नहीं बोलने। देखिए बीच में नवल जी उनको बोलने दीजिए। नवल जी प्लीज बोलने दीजिए प्लीज, ये NDTV है, भद्रता से बात कीजिए जी। अब देखिए दूसरी बात, मैं कोई बात ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स कोर्ट में नहीं रखे हुए हैं, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल, ये सब CBI कोर्ट में जमा है, पता कर लीजिए। आलोक जी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात निधि जी, बिहार सरकार में 4.5 लाख पद तो क्या रिक्त ही नहीं है, झूठ का नया अंबार। अब हम लोग सुन रहे थे कि इनके अंबार से कितना निकलता है, जवाब तो कल से इनको मिलना शुरू। अभी तक कुल बिहार सरकार में मात्र 1,73,780 पद रिक्त हैं, और ये इनको 4.5 लाख पद दिख गए। 70,000 पे नियुक्ति की प्रक्रिया भी चालू हो गई, इनको 4.5 लाख पद दिख। 5.5 लाख पदों की सृजन कहां से करेंगे इनको समझ में नहीं है, लेकिन इन्होंने पद का सृजन भी कर दिया, 10 लाख नौकरी भी दे दी। इस 5.5 लाख पद के सृजन के लिए 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी साल का, वो कहां से लाएंगे इनको पता नहीं। आलोक जी इनके सलाहकार हैं। आपकी ये आकलन बिल्कुल सही है। हम जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ इस समय नवीन उपाध्याय भी मौजूद है। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये क्यों इस तरह की स्थिति आ गई है कि अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, तो जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो बीजेपी के प्रमुख हैं, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस पूरे मामले में सफाई देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, या उस संख्या पे क्यों अटक गए हैं? ये देखिए, नौकरी का जो सवाल है जी, अगर आपको याद होगा तो 2 करोड़ नौकरी का प्रॉमिस प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो अगर 10 लाख का प्रॉमिस तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई बहुत बड़ा विसंगति नहीं देखते हैं, और इतना ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है JDU और या नीतीश जी को। आई थिंक ये पॉलिटिकल, देखिए हर पार्टी अपना प्रायोरिटी रखता है। सबको जानता है कि चुनाव में बहुत सारे जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा मानना है कि बहुत पॉसिबल होगा ये 10 लाख जॉब जनरेट करना, बट एटलीस्ट तेजस्वी यादव ने अपनी प्रायोरिटी रखी है सामने, और इस पर एक डिबेट हो रहा है। इट्स ए गुड थिंग। ये देखिए, तेजस्वी ने एक चीज जरूर किया है कि नैरेटिव को चेंज किया है, और जिस तरह का कोशिश किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, एटलीस्ट नित्यानंद राय और योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कि इस डिबेट को, इलेक्शन के डिबेट को पोलराइजेशन को ले जाया जाए, उससे हटकर उसने बेसिक मुद्दों की तरफ लाने की कोशिश की। तो मेरा मानना है कि इट्स गुड स्ट्रेटजी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये गुड स्ट्रैटेजी है। संगीत, आप किस तरह से इस स्थिति को आंक रहे हैं? अब हाल ही में बिहार से होकर आए, क्या आपका आंकलन है, जो ये 10 लाख नौकरियों की बात की है, क्या ये गेम चेंजर है या कुछ जल्दी है अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं इसका? देखिए निधि, आरजेडी के साथ सबसे बड़ा विश्वास का संकट है। जब आप 10 लाख नौकरियां देंगे कहां से? जब तक बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, औद्योगिकरण नहीं होता, तब तक आप 10 लाख रुपया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यदि जब तक डेवलप नहीं होता है, 10 लाख नौकरियां आप दे ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जब बिहार में लालू यादव जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो बिहार के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज थे जो 80s के अंदर कांग्रेस के जमाने में वहां पर आए थे, उन सारे इंडस्ट्रियल एरिया को लालू यादव जी ने बंद करवा दिया।
हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, आरा बक्सर ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा हुआ करता था, फार्मास्यूटिकल्स की कई कंपनियां वहां पर थीं। ये सारे लालू यादव जी ने एक जो वसूली, पैसा वसूली, जो एक्सटॉर्शन का मनी जो था, उसके कारण सारे के सारे बंद हो गए। जितने सिंचाई की जितनी व्यवस्थाएं थी, सारे के सारे सिंचाई के जितने प्रोजेक्ट थे लालू यादव के समय में उन्होंने बंद कर दिया। और उसका कारण था, उनका मानना था कि कॉन्ट्रैक्टर अपर कास्ट का होता है, इंजीनियर अपर कास्ट के पढ़े लिखे हैं, यादवों के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए इनका सारा का सारा धंधा बंद कर दो। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा जो इरिगेशन सिस्टम था बिहार का, वो पूरा लालू जी के जमाने में चौपट हो गया। नतीजा ये है कि आज के दिन में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे चाहे जो कुछ भी कहें, वो भ्रष्टाचार का पर्याय आरजेडी बन गया है। ये जो दाग है, इसको मिटाना मुझे लगता है इतना संभव नहीं है। यदि वहां पर एक विपक्ष मजबूत होता तो मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार के सामने एक अच्छा चैलेंज हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, राहुल गांधी की सभाओं में जन सैलाब उपड़ता था तो लोग कहते थे देखिए नरेंद्र मोदी के सरकार का तख्ता पलट जाएगा। राहुल जी की सभाओं में बहुत सारा, ये कोरोना का खांसी नहीं है, आश्वस्त रहिएगा। ये राहुल जी की सभाओं में बहुत जन सैलाब उड़ रहा है। बनारस में रैली हुई तो पता लगा कि वो इतनी सारी रैलियां ही, 6 किलोमीटर की रैली, 4 घंटे में राहुल जी की रैली, ठीक है, ढाक का पात निकला, टैं फूस हो गया। मुझे लगता है कि आरजेडी जो अभी परिश्रम कर रही है, आप एक चीज मैं जरूर मानूंगा जी संगीत, कि लालू प्रसाद जी के बेटे ने बहुत अधिक परिश्रम किया है, लेकिन उन पर विश्वास का संकट है। ठीक है, जो आपने बड़ी बात कही, विश्वास का संकट है। संगीत, आपने बात कही विश्वास का संकट है और दाग की बात आपने कही। नवल किशोर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो दाग है, इससे क्या आगे देखना चाह रहे हैं, और ये दाग क्या पीछा छोड़ चुका है? क्योंकि अगर आज बात कहें कि भाई पोस्टर्स में लालू जी की तस्वीरें नहीं थी, लेकिन हम सब जानते हैं क्योंकि वो सजा में हैं, कानूनन नहीं उनकी तस्वीर इस्तेमाल की जा सकती। भले ही कोई भी नेता ये सवाल उठाए कि क्यों लालू जी की तस्वीर नहीं लगी है, लेकिन इसलिए नहीं लगी है क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। नवल जी, लेकिन क्या जो ये उम्मीद खड़ी कर रहे हैं तेजस्वी, ये भारी पड़ेगी अन्य नेताओं पर? नवल जी देखिए, बिल्कुल, देखिए, जो तेजस्वी आज एक बात कर रहे हैं वो बहुत एक कॉन्टेक्स्ट में है। और जहां तक संजीत जी बोल रहे हैं, संजीत जी, पहले आप ये समझिए कि आपने 2 करोड़ नौकरी कह के, 15 लाख रुपया देने के लिए बात कह के, और आपने क्या क्रेडिबिलिटी और विश्वास तय किया है वो पूरा देश जानता है, उसको रहने दीजिए। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक है कि जिस नीतीश कुमार को लोगों ने 15 साल तक विश्वास किया और समय दिया, उस नीतीश कुमार को की सबसे कमी क्या है कि वो आज के डेट में अन्य राज्यों से तुलना नहीं करना चाहते हैं, वो 30 साल पहले जाना चाहते हैं। ये उनकी पहली विफलता है। दूसरी विफलता ये है जो खुद कह चुके हैं कि मैंने अथक प्रयास कर चुका हूं, कोई इंडस्ट्री और कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं थक चुका हूं। वो थकान स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए रोजगार देने की तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये इस तरह का बात कहा है, उससे लोगों को उम्मीद टूटी है। और जिस तरह का काम उन्होंने किया है कि बेरोजगार सबसे ज्यादा यहाँ पे है, पलायन सबसे ज्यादा यहाँ के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा गरीबी वहां पे है, जिन चीजों पे वो चुनाव पे आ सकते थे उस मुद्दे पर कुछ नहीं है। इसीलिए वो जब उम्मीद दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव और 10 लाख की बात कह के, वो नौकरी है, रिक्तियां है, वो आप चाहे माने या ना माने, राष्ट्रीय अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों में इतनी नौकरियां हैं जिसको दी जा सकती है, केवल पॉलिटिकल विल की कमी है। जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप तो पॉलिटिकल विल की बात आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम वो तथ्य सामने रख रही है, आंकड़े सामने रख रही है कि भाई लाएंगे तो आप कहां से लाएंगे? क्योंकि नवीन जी ने भी सही याद दिलाया, भाई 2 करोड़ नौकरियों की प्रति साल की बात की गई थी। लेकिन अजय आलोक, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या जो ये उम्मीद जगा रहे हैं, उम्मीद की बात तेजस्वी कर रहे हैं, क्या वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए निधि जी, सबसे पहले तो मैं नवीन जी को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार, नौकरी नहीं।
हमारे जो युवराज हैं उनको नौकरी और रोजगार का भी फर्क ही नहीं पता है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि जब देश का पढ़ा लिखा, अब यार आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं, आप बीच में क्यों बोलते हैं? नवल जी उनको बात कहने दीजिए अपनी। नवल जी, अरे बीच में बोलना बंद करो। नवल जी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज जी। काम की बात करो अजय आलोक, इस तरह से भटकाने से नहीं चलेगा। ये देखिए अब तो ये तुम ताम पे आ गए। ये इनका संस्कार है। नहीं, ये इनका संस्कार। नवल जी, ये इनका संस्कार, तुम ताम पे आ गए। जी अजय जी, इनसे क्या कोई बहस करेगा? समस्या ये है निधि जी कि यहाँ पे बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। देश का एक पढ़ा लिखा वर्ग, देश का अभिजात वर्ग, देश के अर्थशास्त्री, देश के पढ़े लिखे युवा आज की तारीख में इस बात पे कमेंट करने पे भी बचते हैं क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। एक 9वीं फेल व्यक्ति आज बात कर रहा है 10 लाख नौकरी देने की और सबको इसको गंभीरता से लेना। एक सीबीआई से कन्विक्टेड व्यक्ति जो 27 साल की उम्र में 52 संपत्तियों का मालिक बनकर बैठा हुआ है, नौकरी के बदले जमीन लेके केस कर रहे हैं। पटना में जीता जागता उदाहरण पटना का मॉल है, मिट्टी घोटाला है और उसमें कभी भी जेल हो सकती है। वो व्यक्ति 10 लाख नौकरी देने की बात करता है, उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अगर भीड़ को आप पैमाना मानते हैं तो फिर 1 साल पहले ही तो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें ही तो बहुत भीड़ उमड़ के आ रही थी। क्या हुआ? 0 पे साफ हो गए। भीड़ कभी वोट नहीं बनता है। अब बिहार की भीड़ 20,000 की भीड़ अगर किसी के सभा में आ जाती है तो वो 20,000 वोट नहीं बनते। इनका हार का प्रतिशत 22% वोट नहीं आया था इनको लोकसभा में। कांग्रेस इनको मिला के 23% वोट था। हम बीजेपी अकेले और लोजपा मिला के 46% पे थे। यहां साइलेंट वोटर है जो देख रहा है बिहार की 15 साल में दशा और दिशा सब कुछ बदला हुआ है। और इस आदमी की क्रेडिबिलिटी की हम बात करें। नवीन जी, जो बताइए तो बिल्कुल दिल्ली में बैठ के विमर्श आप कर सकती हैं क्या? नवीन जी, जो एक आंकलन दिया है अजय आलोक ने कि जो ये भीड़ उमड़ रही है, जो हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, जो नौकरियों की बात, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव पर घोटाले के आरोप लगते हैं तो आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर भी घोटाले का आरोप लगा दिया। बहरहाल वो हमारा कानून तय करेगा। जो ये भीड़ का मापदंड है, क्योंकि जब भीड़ आती है, उमड़ती है, तो हमने देखा है कि भाई कहा जाता है कि इनके पक्ष में जा रहा है, लेकिन अमूमन हमने ये भी देखा है कि वोट भी नहीं पड़ते हैं। तो जो ये भीड़ उमड़ रही है और आज जिस तरह से हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने, वो गुस्सा भी हो गए, थोड़ा उन्होंने आपा खोया उन्होंने। तो ये जो भीड़ का फैक्टर है, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है कुछ? देखिए, भीड़ पॉलिटिकल रैली जो है उसमें हम नहीं मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा पैमाना है। देखना पड़ता है कि वो भीड़ आए कैसे। क्या लोगों को पैसा देकर लाया जा रहा है या स्पॉन्टेनियस क्राउड है, उत्साह है कि नहीं उसमें, ये देखना पड़ता है। अगर आप 2015 की बात कीजिएगा तो प्राइम मिनिस्टर की रैलियों में बहुत भारी भीड़ हुआ करती थी, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। उसी तरह तेजस्वी की रैली की भीड़ को हम कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन जब इसको कंपेयर आप कर रहे हैं नीतीश कुमार की रैली से, तो एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। ये हम पूरे नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। और ये माइग्रेंट क्राइसिस, मेरा मानना है कि जैसे टैकल किया गया उसका कहीं न कहीं चायक है। काफी संख्या में लोग ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि नाराज है उनसे, और उसमें से बहुत सारे लोग रैली में जा रहे हैं। ठीक है, आपकी आवाज मुझे कट कर आ रही है नवीन जी, लेकिन संगीत मैं अगर आपके पास आऊं, क्या आपका आंकलन है इस समय जो आज स्थिति है बिहार में, भीड़ क्या संकेत दे रही है? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि भीड़ के आधार पर जो है वो चुनावी गणित को आप तय नहीं कर सकते हैं। बिहार के सामाजिक जो समीकरण होते हैं अंतिम में वही उसका निष्कर्ष तय करता है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, ये आप कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राइमरी शिक्षा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, इरिगेशन का मामला हो, ये ऐसे 12-14 जो ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो एक गतल खाने में चला गया था बिहार में। बिहार के नाम से सबसे, अभी नवल जी कह रहे थे, वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी भी हैं, पढ़ाते भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो लालू जी के राज में ही हुआ था। सारे हम लोग बिहार से भाग करके आए थे, सारे लोग इधर से उधर वहां पर, क्योंकि वहां पर खेती में भी नहीं जगह बची थी।
तो ये कहना वो कि उस दौर की बात याद कर रहे संगीताब, लेकिन RJD इस दौर के जो का हमारे शासन लौट मजदूर आएगा। हैं, जो नीतीश कुमार जी ने पलायन जिन्होंने करा, उनको क्या ठीक से तवज्जो दी, ये सवाल बड़ा खड़ा हुआ था नीतीश कुमार के सामने। लेकिन मुझे आपसे अंत में एक सवाल पूछना है, ये पूछना है मुझे कि एक तरफ जो चिराग पासवान है वो कहते हैं कि मेरा सीना चीर लीजिए, मैं हनुमान हूं प्रधानमंत्री का, लेकिन दूसरी तरफ वो जो प्रधानमंत्री ने जिनको कहा है कि भाई नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे चाहे हमारी सीटें ज्यादा आ जाएं जेडीयू से, तो क्या पसोपेश की स्थिति नहीं है बीजेपी के लिए? क्या ये झटका नहीं, अंदर खाने सब गड़बड़ हो रहा है वहां पर? देखिए, मुझे देखिए आप कई बार जब हम अपने के बारे में जरूरत से ज्यादा आकलन कर लेते हैं और मेरे बारे में कोई और मुझे थोड़ा उत्साहित कर देता है, तो हम वो सब कुछ निर्णय ले लेते हैं जो बड़ा आत्मघाती होता है। अब आप ये इस स्थिति को देखिए कि बिहार में ये तो मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं है। उनको इलेक्शन लड़ने की वो कला भी उनमें नहीं है, वह न ही लोगों तक उनमें पहुंचने की क्षमता है। ठीक है, लेकिन आप परिवार के चूंकि पुत्र हैं और उनके वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है रामविलास पासवान जी की चीजों को आप आगे बढ़ाकर के ले जाएंगे। नवीन जी, आखिर में आपसे जो ये चिराग पासवान का जो ये कथन है और करनी है, उसका क्या असर देख रहे हैं आप बिहार के चुनावों में? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, कि चिराग पासवान कितना सीट जीतेंगे इस पर डिबेट हो सकता है, 5 जीतेंगे, 7 जीतेंगे, 8 जीतेंगे, लेकिन वो जेडीयू को मैसिव हानि कर रहे हैं। 20 उनके पास 20-22 बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने फील्ड किया है, बीजेपी के रिबेल को, और 20-25 उनके पावरफुल कैंडिडेट हैं। जहां भी क्लोज कंटेस्ट में जेडीयू जीता था, वहां पर देखिए वो काफी हानि कर रहे हैं। और इसका देखिए अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है, जेडीयू को ही हानि कर रहे हैं, क्या इससे बीजेपी को तो नहीं हानि हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल आज बनकर आया है। बहरहाल मुझे कहा जा रहा है माफी चाहती हूँ आप सबसे, मुझे कहा जा रहा है समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, हम वहां पर दिन प्रतिदिन बिहार चुनाव की हालत समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और आपको सीधे मध्य प्रदेश ले चलेंगे, वहां के जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ये वो नतीजे हैं और इसके नतीजे जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा सकते हैं और कमलनाथ की सरकार फिर से बना भी सकते हैं। जंग बेहद करीब की है। अहम ये भी है कि सत्ता के लिए यहाँ रेस पे 46 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 21 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। चुनाव मैदान में 6 मंत्री भी हैं। कमलनाथ के सारे मंत्री करोड़पति थे। शिवराज सिंह चौहान के 88% मंत्री करोड़पति हैं। तो चुनावी बिसात को करीब से परखते अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान के विकास गरीब हितैषी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं। इन चुनाव में 28 सीटों पर 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी मेहगांव विधानसभा सीट पर हैं। इन उम्मीदवारों में दोनों दलों के 56 बड़े नेताओं के हलफनामे देखें तो 46 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 21 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 मंत्री मैदान में हैं। वैसे कमलनाथ सरकार में कैबिनेट के 29 में सारे करोड़पति मंत्री थे, यानी 100%। शिवराज सरकार में 34 में 88% मंत्री करोड़पति हैं। बीजेपी को करोड़पति उम्मीदवारों से परहेज नहीं, लेकिन कांग्रेस को लगता है ये स्वांग है।
निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप में समृद्ध दिखाई देंगे, लेकिन आप हरियाणा पंजाब से कंपेयर करोगे तो हमारे यहाँ फिर भी आज भी उस स्तर के लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से कुछ करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जमीनों के मूल्य बढ़े हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपने आप में सिस्टमेटिक करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, और लंबे समय तक रहे हुए कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके पास अपने रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट हो जाता है, विशेषकर तनख्वाह के माध्यम से भी। मुझे लगता है इसलिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। 56 में से 46 लोग करोड़पति हैं मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं वो गरीब होने का स्वांग कर रहे हैं, गरीब बने घूम रहे हैं, और मध्य प्रदेश में गरीब होने की सबसे ज़्यादा नौटंकी संख्यापति कर रहे हैं। वहाँ पर जो है 80-85% के उम्मीदवार करोड़पति हैं। सभी 28 सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन बीएसपी ने भी इस बार 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल की 16 में से 10 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 27 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था और सरकार में वापसी के लिए उसे सारी जीतनी होंगी। 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटें होना जरूरी है। फिलहाल इस्तीफों और सदस्यों की मौत के बाद विधानसभा की संख्या 202 रह गई है। कांग्रेस के पास 88 विधायक बचे हैं तो बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। सबका रुख जिसकी सरकार उसके साथ वाला है। राज्य में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर गिरा दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, 17 जुलाई को नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर, 23 जुलाई को मांधाता विधायक ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। उसके 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी 28 विधायकों का साथ हाथ से छूट गया। काश के चुनाव मुद्दों पर ही लड़े जाते तो नेताजी की ड्रामेबाजी, बदजबानी से आगे बढ़कर भी सवाल उठते कि आखिर कैसे जनता साल दर साल गरीब होती जाती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। उनकी छवि चाहे आपराधिक ही क्यों ना हो, साल दर साल वो चुन लिए जाते हैं, राज करते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।